Hi everyone, welcome to another lecture for the chemistry. Today we will start with another topic that is thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द वर्सेटाइल टॉपिक इन द केमिस्ट्री. नॉट ओनली केमिस्ट्री बट इवन इन फिजिक्स ऑल्सो. फिजिक्स का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पे केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. ठीक है. नाउ ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग को बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को इस चैप्टर के बारे में मालूम होना चाहिए. तो आज हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग को क्या मालूम क्या होना चाहिए इस चैप्टर में. तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको मालूम होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है. हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के क्या यूजेस हैं, थर्मोडायनेमिक्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है. नाउ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. तो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है भाई, चैप्टर का नाम क्या है भाई, थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स. अच्छा, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के बस मीनिंग की बात करूं तो यहाँ पे दो वर्ड से बना है. कितने वर्ड से बना है, दो वर्ड से. कौन कौन सा, एक तो थर्मो. थर्मो का मतलब होता है हीट. डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट. मतलब हीट का हम लोग बोल सकते हैं फ्लो, हीट का फ्लो, या फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ heat from one form to another. तो इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज डायनेमिक्स. अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग हीट का मतलब क्या पढ़ेंगे. हीट इज नथिंग बट एनर्जी ना. हीट इज नथिंग बट एनर्जी. तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टाइप के एनर्जी पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वेस्ट एनर्जी, सब टाइप के एनर्जी हम लोग पढ़ डालेंगे यहाँ पर. अच्छा, अगर मैं बोलूँ सिंपल टर्म में, हाउ कैन यू डिफाइन एनर्जी, हाउ कैन यू डिफाइन एनर्जी. सिंपल, energy is nothing but capacity of any body to do any work. किसी भी वर्क करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, या फिर कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. तो हम लोग इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में एकदम भर भर के यही सब पढ़ने वाले हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स का आइडिया क्लियर हो गया ना. थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो. तो इंटर कन्वर्जन या फिर डायनेमिक्स ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म इज नोन एज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. ना ओके, आगे बढ़े. तो अभी हम लोग यहाँ पे एक और टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है एनर्जी. हाउ कैन यू डिफाइन एनर्जी. एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क. नो, मतलब कोई भी वर्क करने की कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. इतना आइडिया क्लियर. ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ हीट या फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ हीट टू अनदर फॉर्म. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि ये थर्मोडायनेमिक्स से बहुत वर्सेटाइल चैप्टर है. मतलब यहाँ पे हम लोग को इसको फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ रहे हैं. देखते हैं अभी हम लोग केमिस्ट्री का, हम लोग केमिकल में मेनली केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे
लेकिन जहां पे हम लोग को लगेगा कि हाँ इसका फिजिकल डेरिवेटिव भी चाहिए, डेरिवेशन भी चाहिए, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ये अप्लाई, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जहां पे भी मन करे अपना अप्लाई कर दिया थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बहुत बड़े लिमिटेशंस है। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सबसे बड़े लिमिटेशन में से एक है जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लिमिटेशन इज इट ओनली कंसर्न विथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। या फिर इट कैन ओनली अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक। ओनली अप्लाई टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब इसको हम लोग बस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। मतलब इसमें अगर मैक्रोस्कोपिक की मतलब बात करें, जो विच कैन बी सीन, विच कैन बी सीन बाय आइज, जो हम लोग को आंखों से दिखाई दे, उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारा मन किया थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, या फिर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर दिया, या फिर हम लोग प्रोटॉन पे अप्लाई कर दिया, या फिर एक एटम पे अप्लाई कर दिया। बिल्कुल नहीं। थर्मोडायनेमिक्स कुछ ही प्लेस पे अप्लाई हो सकता है। अभी वो कुछ प्लेस में क्या है भाई, जो मैक्रोस्कोपिक हो, जो हम लोग को आंखों से दिखाई दे। समझ गए इतना? आगे बढ़े। दूसरा, upon the kinetics, it does not depend upon kinetics, or kinetics is nothing but rate or time or pathway। मतलब ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो काइनेटिक्स पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसमें कितना टाइम लगता है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को क्या चाहिए कि बस एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, कितना भी टाइम में हो, ठीक है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट, टाइम और पाथवे। तो दैट इज मेन लिमिटेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और डायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का इतना सब तो अच्छे से समझ गया। इतने में कुछ डाउट? ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इतना पहले अच्छे से नोट कर लो जो नोट करना है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, नोट करके हो गया। आगे देखते हैं। आगे हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को। नाउ, अभी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजें आप लोग को बेसिक टर्म्स जो है आपको मालूम होना चाहिए। आज हम लोग उस पूरे बेसिक टर्म्स को देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको मालूम होना चाहिए सिस्टम। सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? या फिर सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री। अच्छा, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है?
सिस्टम वो पार्ट होता है जहां पे हम लोग अपना थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, से ग्लास नहीं है तभी भी देख लो, एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। अगर एक कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास कुछ ले लो, ऐसा लिक्विड है, से लिक्विड ले लो हम लोग को कुछ। अच्छा, अगर मेरे को अभी थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है तो मैं इस कॉनिकल बॉटल को अप्लाई करूंगा क्या? नहीं, मैं इसमें जो लिक्विड है उसको अप्लाई करूंगा। तो ये क्या हो गया मेरा सिस्टम, ये हो गया हमारा सिस्टम। तो मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम को डिफाइन कैसे करूंगा भाई? सिस्टम का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स। पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स, और प्लेस वेयर अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जहां पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। समझ गया? अभी सराउंडिंग क्या होता है भाई? रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मतलब अगर मेरे पास एक यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स में से इतना मेरा सिस्टम है, तो बाकी सब क्या रहेगा? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग कैसे डिफाइन करोगे आप? Everything except system. Everything except system is known as surrounding, or remaining portion of universe except system. Remaining portion of universe except system is known as surrounding. अभी बाउंड्री क्या होगा भाई? बाउंड्री सबको मालूम है, बाउंड्री इज वेरी इजी। एनीथिंग विच separate system from surrounding. Anything which separates system from surrounding is known as boundary. तो एक बार और तीनों को देख लें, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है? जहां पे हम लोग अपनी थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, या फिर पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी अप्लाई आवर थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज सिस्टम। देन व्हाट इज सराउंडिंग? एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। मतलब सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग है। बाउंड्री क्या होता है भाई? जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री। समझ गया? इतना आइडिया क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी ये बताओ कि हम लोग इसमें से सिस्टम, सराउंडिंग या फिर बाउंड्री किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं? तो मेनली हम लोग सिस्टम के ऊपर पढ़ेंगे ना। क्यों? अभी सिस्टम के ऊपर ही क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज हियर वी आर अप्लाइंग आवर थर्मोडायनेमिक्स, नो। मतलब यही इसी पार्ट पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ने वाले? टाइप्स ऑफ सिस्टम। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेसेस
इन्वॉल्व इन सिस्टम। और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोजेनिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम के बारे में इतना सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सिस्टम में भी 3 टाइप के पढ़ेंगे हम लोग। पहला हम लोग पढ़ेंगे ओपन सिस्टम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, प्रॉपर्टीज में भी हम लोग पढ़ने वाले 2 चीजें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रोसेसेस में हम लोग 4 टाइप के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एडियाबेटिक, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल, फिर हम लोग पढ़ने वाले आइसोबैरिक, फिर आइसोकोरिक। होमोजेनिटी में भी हम लोग 2 टाइप के पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। इतना हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, तो आगे देखें, अभी हर एक को एकदम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई? वेयर वी अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स। वेयर वी अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज सिस्टम। अभी सिस्टम के इतने सारे चीज हम लोग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब एक बैकग्राउंड है, तो हम लोग हर एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हर एक को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं अपन। नाउ सबसे पहले मैंने क्या बोला था? टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अच्छा, अभी मैंने बोला टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब पहला क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? ओपन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम को ऐसा समझो कि आप चाय बना रहे हो और उसको कप में रख रहे हो और कप को खुला छोड़ दो, मतलब हॉट टी इन ओपन कप। तो इससे होगा क्या? हॉट टी इन ओपन कप से होगा क्या? एक तो सबसे पहले उसमें से पानी इवोपोरेट होएगा और दूसरा चाय कुछ देर बाद ठंडा होएगा। मतलब ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? एनी सिस्टम विच exchanges both energy and matter. Any system which exchange both energy and matter is known as open system. ठीक है, इतना लिख लो, इतना अच्छे से लिख लो जरा। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करता हो। किससे? विथ सराउंडिंग। Any system which exchange both energy and matter with surrounding is known as open system. Now, दूसरा हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल अभी मैंने डिस्कस किया, हॉट टी इन ओपन कप। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तो पानी भी इवोपोरेट होने वाला है और दूसरा इसमें कुछ देर बाद वो ठंडा भी होएगा ना, तो मतलब एनर्जी भी वो लूज कर रहा है और दूसरा वो मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। सराउंडिंग में इवोपोरेशन मतलब पानी इवोपोरेट भी हो रहा है। मतलब एनी सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर इज नोन एज ओपन सिस्टम। दूसरा मैंने क्या बताया था?
क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई? क्लोज का मतलब भाई इसी कप को बंद कर दो ना आप। तो अगर ये कप है आपके पास, खराब कप है लेकिन चलेगा, यहां से अगर मान लो इसमें से कुछ तो निकल रहा है, एक तो इवापोरेट हो रहा है, चलो इस कप का डंडी भी बना दिया, नहीं तो बोलोगे बिना डंडी बना कर स्टैंड भी बना दिया, ठीक है। अभी इस कप को क्या करो, आप ढक दो। ढकने से होगा क्या? कुछ इवापोरेट नहीं हो पाएगा ना, लेकिन एनर्जी तो रिलीज होगा ही ना। कप तो ठंडा होने ही वाला है कुछ समय बाद, कुछ समय बाद तो ठंडा ही होएगा ना। मतलब एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। देखते हैं तो इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे आप? एनी सिस्टम विच ओनली क्या एक्सचेंज करेगा? ओनली एनर्जी ना, नॉट मैटर। विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर, किससे? विथ सराउंडिंग। तो एनी सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विथ सराउंडिंग is known as closed system. For example, hot tea in closed cup. hot tea in closed cup. कोई भी क्लोज कप पे उसको हम लोग एकदम गर्म चाय रखेंगे तो क्या होगा? वो क्लोज सिस्टम हो जाएगा। समझ गया? तो अभी हम लोग ने दो सिस्टम लिया है, कौन सा? ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में तो सब कुछ एक्सचेंज होगा, क्लोज सिस्टम में बस एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा और आखिरी टाइप का सिस्टम है, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या है भाई? अब उसी चाय को थर्मस में रख दो ना। अभी थर्मस में रखोगे तो गर्म चाय ठंडा होएगा क्या? नहीं। और उसमें से चाय में से कुछ इवोपोरेट होएगा क्या? नहीं। मतलब एनी सिस्टम which exchange neither energy nor matter with surrounding. Which exchange neither energy nor matter with surrounding, मतलब वो एनर्जी भी नहीं एक्सचेंज करेगा और मैटर भी नहीं एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई, एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, हॉट टी इन थर्मोफ्लास्क। हॉट टी इन थर्मोफ्लास्क मतलब जो थर्मोफ्लास्क में हम लोग हॉट टी रखेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गया अच्छे से एकदम? आगे बढ़े तो कितने टाइप के सिस्टम है भाई? 3 टाइप के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये टाइप ऑफ सिस्टम हो गया। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई? कि उस सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी हो, किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं डिपेंड करता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में मैंने जैसे बोला कि 2 टाइप का है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
अच्छा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में बेसिक फर्क क्या है? हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर्स डिपेंडेंस, नंबर्स डिपेंडेंस, या फिर अमाउंट, या फिर मोल्स। हम लोग कुछ भी नंबर पे डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मोल्स पे डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यही हम लोग का होता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो मेनली एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एनी प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन numbers, amount, moles is known as, क्या बोलेंगे उसको भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बता दो भाई, कौन सा नंबर पे डिपेंड करता है? सिंपल ना, पहला जो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मास, दूसरा होता है वॉल्यूम, और कौन सा ऐसा है भाई जो डिपेंड करता है नंबर्स पे? बताओ भाई। अब जितना भी याद है, नंबर्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, सब पूरा बता सकते हो, ठीक है। दूसरा, अभी आई का मतलब इतना समझ लेने का, इंडिपेंडेंट। आई का मतलब क्या समझ लेने का? इंडिपेंडेंट। तो ये तो डिपेंडेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज, मैंने क्या बोला? आई का मतलब independent of amount of matter, amount of matter present। तो कौन सा ऐसा है भाई? है टेम्परेचर ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है विस्कोसिटी, ठीक है। इतना समझ गया? तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम का मतलब दो टाइप के प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मैटर प्रेजेंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर। एग्जाम्पल क्या है? मास और वॉल्यूम, इसका क्या? टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी। एक और एग्जाम्पल है डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एकदम सेंटेंस याद रखना। रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव is always a extensive। मतलब दो चीजों का अगर इंटेंसिव लेते हैं तो फिर हम लोग एक्सटेंसिव होएगा। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ले लो। डेंसिटी क्या होता है? मास और वॉल्यूम दोनों डिपेंड करता है। तो एक्सटेंसिव हो गया ना, रेशियो हम लोग ने लिया। समझ गया? इतना अच्छे से समझ गया? पक्का? तो कितने प्रॉपर्टी है सिस्टम के? पहला हम लोग ने टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ा, अभी प्रॉपर्टी। तो कितने टाइप के प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है भाई? डिपेंड अपॉन द नंबर्स। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब इंडिपेंडेंट। इसमें अगर कंफ्यूजन हो याद करने के लिए तो ऐसा याद रखना का आई का मतलब इंडिपेंडेंस। समझ गया?
आगे बढ़े, आगे बढ़े अभी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी हम लोग ने दो टाइप का सिस्टम पढ़ा, एक तो सबसे पहले टाइप, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसेस। प्रोसेसेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है। तो जिसमें से हम लोग ने सबसे पहला प्रोसेस पढ़ना है आइसोथर्मल। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आइसोथर्मल को अगर मैं देखूं तो नाम में ही पता चल रहा है। आइसो का मतलब क्या है, सेम। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, in which temperature remains constant, temperature remains constant throughout process। मतलब अगर मैं क्या बोलूँ इसको, अगर लिखना चाहूँ तो डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 0। समझ गया, मतलब टेम्परेचर दोनों का इसमें का कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे होता है हीट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस। मतलब हीट यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, डी क्यू। क्यू मतलब हीट होता है ना, तो हीट को मतलब क्यू से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है आइसोबारिक। बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब एनी प्रोसेस in which क्या, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब dP इक्वल्स टू 0। चौथा और आखिरी टाइप का क्या है भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा भाई, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस। समझ गए इतना, तो इतना हम लोग को प्रोसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। ये क्यों मालूम होना चाहिए, ताकि डेरिवेशन में देखो हम लोग डिराइव करेंगे तो पता चलेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग को ये सब बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबेटिक का मतलब हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। समझ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इतना कॉपी करना है, फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोग ने क्या पढ़ना था? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी तो सिस्टम कैन बी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सिस्टम कैन बी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई? फॉर एग्जाम्पल पानी में दारू मिलाओ तो उसमें हम लोग को मालूम चलेगा कि दारू है कि पानी है? नहीं ना। तो मतलब एनी सिस्टम विच homogeneous throughout process मतलब वो बस होमोजीनियस ही रहे। आइदर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड सॉलिड और सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड। सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन सिंगल फेज। मस्ट बी प्रेजेंट इन सिंगल फेज। मतलब कोई भी कुछ भी मिक्स करो, अगर फॉर एग्जांपल आप लिक्विड लिक्विड मिक्स कर रहे हो तो पूरा अच्छे से डिजॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे दो अलग अलग फेस नहीं दिखना चाहिए हम लोग को, या फिर दो अलग अलग लेवल्स नहीं दिखनी चाहिए हम लोग को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। एग्जाम्पल आपको मालूम ही है, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो हमारे लिए नॉर्मल लोगों के लिए, कुछ स्पेशल लोगों के लिए अल्कोहल प्लस वाटर और सोडा प्लस अल्कोहल। समझ गया? ये स्पेशल लोगों के लिए, लेकिन ये भी होमोजीनियस टाइप है। अभी हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है भाई? एनी सिस्टम which is not homogeneous। throughout the process। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? मिक्सिंग ऑफ सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड सोर्स टू फेस। तो अलग अलग फेस मिलते हैं यहाँ पे। समझ गया? तो होमोजीनियस सिस्टम कैन बी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? कि कुछ भी चीज आपस में डिजॉल्व हो जाए और एक ही फेस दिखे। यहाँ पे दो अलग अलग फेस दिखना चाहिए। ठीक है? समझ गए? तो इतना हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम हो गया। सिस्टम के बारे में इतना मालूम होना चाहिए। समझ गया? तो हम लोग और डिटेल में जो भी रहेगा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? इतना समझ गया? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गया अच्छे से? अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? अभी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, होमोजेनिटी ऑफ सिस्टम हम लोग ने पढ़ा। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस।
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है भाई? रिवर्सिबल का मतलब ऐसा होता है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का सेम रहेगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इन एनी प्रोसेस ड्राइविंग है, ड्राइविंग प्रेशर is equals to opposing pressure। या फिर ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका अभी हम लोग देखेंगे अच्छे से डायग्रामेटिकली। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स इज आइदर greater or smaller than opposing force। इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम लोग डिनोटेड बाय सिंगल हेडेड एरो, यहाँ पे डबल हेडेड एरो। इसका एग्जांपल देखो, ये अपने पास 3 बीकर है, इसमें कुछ गैस भरे हैं और यहाँ पे पिस्टन है। यहां से क्या आएगा भाई? एक्सटर्नल प्रेशर। यहां से सब में क्या आएगा? एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, ये क्या रहेगा भाई? इधर से क्या देगा भाई? ये प्रेशर ऑफ गैस। यहां से भी ये क्या देने वाला है? प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। अब बताओ, इक्विलिब्रियम होने के लिए या फिर रिवर्सिबल होने के लिए क्या चाहिए? ये दोनों इक्वल चाहिए ना। तो P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P गैस। तो ये क्या रहेगा भाई? रिवर्सिबल। यहां से काम करो, आप कर लो माइनस dP, माइनस dP। इसका मतलब यहां से एक्सटर्नल प्रेशर में से थोड़ा कम हो गया ना, ये तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये लेकिन यहाँ पे कम हो गया ना, तो हमेशा इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा ना। तो ये क्या रहेगा? एक ही एरो दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा कम हो जा रहा है ना यहाँ पे। समझ गया अभी? तो ये क्या रहेगा हम लोग का भाई? इरिवर्सिबल। यहां पे हम लोग कंसीडर करो P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P ऑफ गैस। ये ऐसे रहेगा ना, मतलब ये भी क्या रहेगा? इरिवर्सिबल। समझ गया? तो अभी प्रोसेस कितने टाइप के हो सकते हैं भाई? रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है भाई? ड्राइविंग फोर्स या फिर ड्राइविंग प्रेशर इज इक्वल्स टू अपोजिंग प्रेशर, या फिर अपोजिंग फोर्स इज नोन एज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? हियर द ड्राइविंग प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब ये ग्रेटर हो जा रहा है ना एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये भी रिवर्सिबल। हियर द ड्राइविंग प्रेशर इज लेस देन एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़े अभी। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ गया? आगे देखते हैं। आगे 2 और हम लोग को एग्जाम्पल पढ़ना है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के मेन पार्ट में आएंगे। हम लोग को एक और पढ़ना है, स्टेट फंक्शन एंड
पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अच्छा, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया था ना, स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल। तो मैं बोल सकता हूँ स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? एनी प्रोसेस विच डिपेंड्स only on initial and final state. Any process which depend upon only initial and final state, not path followed. Reach that state. मतलब बस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करना चाहिए, पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से घर से कॉलेज जाना है, तो किसी रास्ते से भी जाओ, बस कॉलेज पहुंचो तुम, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब घर से ऐसे एकदम पूरा मेकअप वगैरह लगा के पहुंचे, कॉलेज में गए तो मेकअप उतर गया, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था? कॉलेज में पहुंचना। इनिशियल पे कहाँ पे हो और फाइनल कहाँ पे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो एग्जाम्पल देख लो इसका, इंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी, these are all state function, these are all state function. Now path function. पाथ फंक्शन का मतलब भाई, ये तो स्टेट डिपेंडेंट है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा भाई? पाथ फंक्शन का मतलब एनी प्रोसेस विच इज पाथ डिपेंडेंट, एनी प्रोसेस विच इज पाथ डिपेंडेंट, मतलब जो पाथ डिपेंड करता है, जो रास्ते पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट, टू रीच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। क्या होता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट में पहुंचने के लिए जो पाथ पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अभी कौन कौन से ऐसे जो पाथ पे डिपेंड करते हैं भाई? हीट और वर्क डन। अभी हीट कैसे डिपेंड करता है भाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को यहाँ से जाने का है, से मेरे को जाने का है थाने टू से घाटकोपर, थाने टू घाटकोपर, हम लोग को थाने टू घाटकोपर जाना है, तो मैं थाने टू घाटकोपर एक ट्रेन से भी जा सकता हूँ या फिर पैदल जा सकता हूँ। मैं पैदल जाऊंगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा वर्क डन होएगा। अगर मैं ट्रेन से जाता हूँ तो ट्रेन से हम लोग को बस ट्रेन पे बैठना है, ट्रेन चलेगी आराम से। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग वर्क डन, अलग अलग हीट लगेगा, यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लगेगा। समझ गया इतना? तो ये हम लोग ने पढ़ा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। समझ गया? आगे बढ़े। अभी इतना कॉपी कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक और टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ वर्क। कंसेप्ट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो टाइप के वर्क डन पढ़ेंगे। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क।
ये दो टाइप के वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी वर्क डन अगर पढ़ना है तो सिंपल सबसे तरीका है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये वर्क डन क्या होता है, तो अभी हम लोग सब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कंसीडर करो अभी कैसा वर्क डन। वर्क डन मतलब ये नहीं कि बस बोझा ढोने का। केमिकल वाले कैसे बोझा ढोएंगे, हम लोग तो केमिकल पढ़ रहे हैं ना भाई। तो कंसीडर अ बीकर, बीकर में एक पिस्टन लगा दो, यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि हम लोग को बस गैस पे ही करना है। ये पिस्टन है, मान लो कुछ समय बाद एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल, और ये प्रेशर ऑफ गैस है। कुछ समय बाद एक इतना ऐसा प्रेशर लगे, यहाँ से हीट करोगे, मान लो इसको हीट किए तो मान लो ये जो पिस्टन है फ्रीली मूवेबल है, यहाँ से यहाँ तक चले आया। तो इसको आप दे दो V1 और इसको दे दो V2। मतलब अगर प्रेशर चेंज हो तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, सिंपली। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर घट रहा है मतलब प्रेशर ऑफ गैस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो। अगर प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, एक्सटर्नल घट रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे कुछ अंग्रेजी में लिख दूं, कंसीडर गैस enclosed in vessel which is closed with a frictionless freely movable piston। फ्रीली मूवेबल पिस्टन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं इसको। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं। अच्छा अभी ये बताओ कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है भाई, मान लो यहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ L, स्मॉल l, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स क्या लग रहा है, इसके अपोजिट लग रहा है ना, एक्सटर्नल के अपोजिट लग रहा है। मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम की हो रहा है कि बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है ना। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव एंड दैट फोर्स मस्ट बी पॉजिटिव। हेंस here the force is opposing force ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस एफ इंटू एल ले लो, डिस्प्लेसमेंट एल ले लो, यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको DW ले लो, स्मॉल वर्क डन ना, या फिर W ले लो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। नाउ अभी हम लोग को क्या मालूम है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको इधर लेके चलो, F इक्वल्स टू P इंटू ए, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस P इंटू ए, समझ गया। या फिर माइनस F इक्वल्स टू P इंटू ए, समझ गया इतना। आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट 2 in 1, तो W इक्वल्स टू P इंटू ए इंटू एल। अगर मैं देखूं एरिया इंटू लेंथ, एरिया का क्या भाई, लेंथ स्क्वायर इंटू लेंथ, ये दोनों मिला के एल क्यूब होगा ना। एल क्यूब मतलब यहां से यहां तक वी के बीच में कितना डीवी हो रहा है ना, छोटा ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीवी लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूँ। समझ गया, पी डीवी।
और यहाँ पे माइनस साइन दे दो, पी एक्सटर्नल। समझ गया? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसीलिए प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन हो गया। ठीक है, समझ गया ना? फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या लिया, कोई भी एक बीकर लिया, बीकर में कोई भी गैस भरा। गैस में क्या होता है, पिस्टन कैन बी फ्रीली मूवेबल फ्रॉम अपोजिंग फोर्स, क्योंकि अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपोजिंग फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा, माइनस एफ इंटू डी एल लिख दिया हम लोग ने। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को इधर ले लिया, फोर्स इधर रह गया, तो फोर्स को इधर हम लोग ने लिख लिया। फिर इसके बाद हम लोग ने इसमें पुट कर दिया, तो हम लोग को मिला डी डब्ल्यू। यहाँ पे स्मॉल वर्क डन हुआ ना, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस, समझ गए इतना? आगे बढ़े तो ये दिस इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसको बोलते हैं। समझ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट, आज का लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो इतना समझ गया, इतना अच्छे से देख लो। आगे देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। अच्छा, मैक्सिमम वर्क डन मतलब क्या है, जो छोटे वर्क को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना। छोटे वर्क को हम लोग प्लस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें भी यही डब्बा बना दो, इतना हम लोग डब्बा बना देते हैं। आगे देखते हैं। तो ये क्या है भाई, इस साइड से क्या देगा भाई, ये प्रेशर ऑफ गैस देगा यहाँ पे, और ये क्या रहेगा भाई, एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा। तो कंसीडर करो कि एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ा सा कम हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ा कम हुआ तभी तो ये ऊपर जाएगा ना। अरे क्योंकि ये पिस्टन है, इट इज फ्रीली मूवेबल, तो मान लो यहाँ तक पहुंचा गया। ये वॉल्यूम V1 आपको मालूम ही है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम V2 ले लो, तो यहाँ से अगर प्रेशर कम हुआ तो ये ऊपर चले जाएगा। अच्छा, ऐसा कंसीडर करो, लेट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कंसीडर ही पहले बोलूंगा, कंसीडर अ गैस enclosed in a vessel which have piston which is freely movable and let P external equals to P of gas इक्वल्स टू पी। ऐसा कंसीडर कर लो हम लोग को, क्योंकि इनिशियली जब इक्विलिब्रियम पे रहा तो ऐसे ही रहेगा ना ये, ठीक है। अभी हम लोग को क्या मालूम है, डी डब्ल्यू अभी हम लोग ने क्या किया ना, पी एक्सटर्नल डी भी लिखा था हम लोग ने, पी एक्सटर्नल पे से थोड़ा सा कम हो गया ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऐसे ही पी एक्सटर्नल डी पी, पी एक्सटर्नल माइनस डी पी इंटू डी वी। यहां से थोड़ा कम हो गया ना यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। अच्छा, अभी ये डी वी है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऐसे ही रहने दो, डीपी डीवी। अच्छा, ये डीपी मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अगर मान लो कंसीडर करो स्मॉल चेंज इन प्रेशर 0.2 है, इसका भी लो 0.2 ले लो, तो 0.04 होगा ना, मतलब ये दो छोटा आपस में मल्टीप्लाई होकर और छोटा बनेगा ना। तो ये दोनों अगर बहुत छोटा है तो दे कैन बी नेग्लेक्टेड,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंस dp into dv is very small therefore neglected, ये निगलेक्ट हो गया ना यहाँ पे, तो मेरे पास आई लेफ्ट विथ, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पी डीवी फ्रॉम 1, डी डब्ल्यू। अच्छा ये स्मॉल चेंज इन वर्क है ना। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, अभी वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम और अगर मेरे को करना है, इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि अगर मेरे को मैक्सिमम वर्क डन चाहिए तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ों को हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा या फिर सम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। फ्रॉम 0 to W max when volume change from V1 to V2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, 0 to W max dW इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही ले लो, V1 से लेके V2 तक P dV। अच्छा यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, तो मैं अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसीलिए बाहर ले लो, नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इतना समझ गया। तो सबसे पहले हम लोग ने वर्क डन लिया, वर्क डन मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम, पी एक्सटर्नल में से थोड़ा कम हुआ तो वो ले लिया हम लोग ने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटा इसीलिए निगलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग ने ले लिया पी डब्ल्यू, पी एक्सटर्नल के जगह पे पी ले लिया यहाँ पे फ्रॉम 1, तो अभी हम लोग ने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करें, अभी इसको मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ, इतना पार्ट इंटीग्रेट करते हैं, चलो। तो मेरे पास से कहाँ कितना है भाई, 0 to W max ना, इक्वल्स टू V1 से लेके V2 तक P dV। अच्छा अभी हम लोग को इतना तो मालूम है ना, PV इक्वल्स टू NRT, तो P के जगह पे क्या लिख सकते हो भाई, NRT अपॉन V इक्वल्स टू P, और यहाँ पे लिख दो। ये क्या आइडियल गैस इक्वेशन है, सबको मालूम है। और NRT सब कांस्टेंट है ना, और V बस वेरिएबल है। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, dV अपॉन V, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है भाई, x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा, w, 0 to W max इक्वल्स टू, ये माइनस साइन इधर यहाँ, माइनस NRT। अभी बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या होता है भाई, ln x, तो इसको ln v होगा ना, V1 to V2, समझ गया। तो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W max ये बचेगा, ये इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 बाय V1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब ऐसा होगा ना भाई, ln V2 माइनस ln V1, तो अपन में ही डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। इतना समझ गया, इसको भी थोड़ा रफ कर दूं, आगे देखते हैं। तो मेरे पास क्या बचा भाई, W max इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 बाय V1। अभी ln को हटाना तो log टू द बेस 10 ले लो, थ्री नॉट थ्री NRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1। मान लो V नहीं दिया है, अगर मेरे को P दिया रहेगा तो क्या लिखोगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ना, बॉयल्स लॉ, तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 ना, तो W max माइनस 2.303
nRT log to the base 10 P1 upon P2. This is also maximum work done in pressure form. समझ गया? तो ये आएगा डिराइव करने, और ये बस इक्वेशन याद रखना है। एमसीक्यूज के लिए इक्वेशन याद रखना है, बोर्ड्स के लिए पूरा डेरिवेशन याद रखना है। ठीक है, समझ गया इतना अच्छे से? तो इतना अच्छे से रिवाइज करो, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो हम लोग ये सेशन यहीं पे रुकते हैं। तो अगला हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, और इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे और अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक टेक केयर, बी सेफ।